pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक। एक्चुअली टॉपिक हमारा अंदर में आता है गुड क्वालिटी टूल्स फॉर असेसमेंट, जिसमें हमने ऑलरेडी वैलिडिटी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलायबिलिटी, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मे बी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में हम सारा कुछ कवर कर पाएंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है एक्चुअली में? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? वर्ड रिलायबिलिटी इटसेल्फ मीन्स रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या? जब हम कोई चीज कर रहे हैं या उसमें हमारे सेम रिजल्ट बार बार मिले, मतलब हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, सेम रिजल्ट। अब ऐसा क्यों होना है? सेम रिजल्ट क्यों मिलना चाहिए? तभी तो जो हम टेस्ट बना रहे हैं वो रिलायबल रहेगा। तो इट इज द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमने टेस्ट बनाया है वो स्टेबल है और उसके जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो कंसिस्टेंट हैं, मतलब एक से मिल रहे हैं। अगर एक बच्चे ने 25 मार्क्स के एग्जाम में पहली बार में 18 स्कोर किया है और अगर 2 हफ्ते बाद हम उसका फिर से एग्जाम ले रहे हैं और अगर वो 17.5 या 18 या 19 लेता है, तो इस रिजल्ट को कंसिस्टेंट कहेंगे, मतलब नियर बाय 1-2 मार्क्स का डिफरेंस चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने पहली बार 25 में से 18 मिले और नेक्स्ट टाइम 25 में से उसे 6-7 ही मिले, तो ये रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो a measure is considered reliable if it is would give us same result over and over again. क्यों? अगर सेम रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब या तो उस बच्चे को वो क्वेश्चंस याद हो गए और उसने वो याद करके फिर से टेस्ट दे दिया है, या फिर पहली बार में उसने कोई गलत तरीके से उनको मिसयूज, किसी से चीट करके लिख लिया है, या फिर उसने कहीं से कॉपी करके लिख लिया है। क्योंकि अगर पहली बार में उसके अच्छा रिजल्ट आया है तो सेकेंड टाइम में भी सेम पेपर, सेम एग्जाम के लिए उसका सिमिलर रिजल्ट या उससे बेटर आना चाहिए था, ना कि डिग्रेड होना चाहिए था। अब टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में 6 टाइप्स हैं। तो आपके जो बीएड के या रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें सारे नहीं आते हैं, उसके फर्स्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी जो 3 हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सारे आपको कवर करवा दूंगी अपने दोनों पार्ट्स में, वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, परीक्षण और पुनः परीक्षण जिसको कहा जाता है। सेकेंड टाइप है इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसको समानांतर प्ररूप विधि भी कहा जाता है हिंदी में। थर्ड है आपका स्प्लिट हाफ मेथड, अर्क विच्छेदन विधि। तो ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये फर्स्ट जो 3 है ना वो आपके बीएड और रिटन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है आपका इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, यानी अंतर मूल निरार्थक। तो ये आपका हो गया फोर्थ। फिफ्थ है आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, आंतरिक सुसंगति। एंड सिक्स्थ है आपका रेशनल इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी, यानी तार्किक समानांतर विधि। तो इसमें इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 कवर करने वाले हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो फर्स्ट टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या है? obtained by administering the same result twice over a period of time to a group of individual। मान लीजिए एक क्लास है, क्लास A 7th A, ठीक है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। आपने उन 30 स्टूडेंट्स के लिए मैथ का एक टेस्ट बनाया, सबको अपना अपना पहली बार का टेस्ट उन्होंने रिजल्ट ले लिया। किसी को 25 में से 10 मिले, किसी को 15 मिले, किसी को 25 आउट ऑफ 25 भी मिले। फिर आपने सोचा कि इस टेस्ट को मैं 20 डेज बाद फिर से रिपीट करती हूँ, और फिर से आपने वो टेस्ट रिपीट कर दिया, वही सेम टेस्ट पेपर, और फिर से रिजल्ट देखा, फिर टैली किए सबके मार्क्स, तो बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स है। पिछली बार भी 10 थे, इस बार भी 10 है।
कुछ के ऐसे हुए कि बिल्कुल उनका डिफर हो गया। तो हम टेस्ट को रिलायबल कहेंगे अगर मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स सेम आ रहे हैं पिछली बार और इस बार की तरह। यूज टू मेजर स्टेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट फ्रॉम वन टाइम टू अनदर। मेनली ये टेस्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्थिरता चेक करने के लिए होता है टेस्ट की। The scores are tabulated and the correlation calculated. Scores देखे जाते हैं, tabulate मतलब टेबल में बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको कोरिलेट किया जाता है, मतलब कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, कैसे कैलकुलेट होते हैं वो आप जरूर देखें। इफ कोरिलेशन इज हायर देयर विल बी मोर रिलायबिलिटी। अगर कोरिलेशन बहुत है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अगर किसी बच्चे को 15 मार्क्स मिले हैं पहली बार में और अगली बार में उनसे 15 ही मिलते हैं तो उसको मैक्सिमम रिलायबिलिटी कहा जाएगा। The timing of the test is important. Timing of the test important है क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट आज लिया और उसके बाद आप 1 साल बाद उसको टेस्ट ले रहे हैं, तो उसको जो आपने पढ़ाया है जो टॉपिक वो तो पूरा फ्लश आउट हो जाएगा, तो हम उसको फिर रिलायबल नहीं कह पाएंगे। इसलिए आपने मान लीजिए आज टेस्ट लिया है और अगर आप 15 दिन बाद फिर से वो टेस्ट ले रहे हैं तभी उसको टेस्ट रिलायबिलिटी सक्सेसफुली कहा जाएगा। मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द रिजल्ट टू बी ऑब्टेन। आप तुरंत नहीं बता सकते रिलायबिलिटी, मतलब जो आपने टेस्ट पेपर बनाया है वो कितना अच्छा है या कितना रिलायबल है, क्योंकि आपको वो बीच का 15 दिन का टाइम लगेगा ही। जब दोनों टेस्ट के आपको रिजल्ट मिल जाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि ये टेस्ट रिलायबल है या नहीं है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो है बहुत वाइडली यूज किया जाता है, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। क्या है ये? यूज टू एक्सेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट ऑफ टू टेस्ट कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट डोमेन। आपने बोर्ड एग्जाम्स में देखा होगा कि अलग अलग सेट बनाए जाते हैं ABCD, लेकिन चैप्टर तो अलग नहीं होते ना, चैप्टर तो वही है, आपके सिलेबस तो वही है, सेम कंटेंट में से, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। अगर पहले पार्ट में अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं 5 मार्क्स के, तो वो तीनों साइड में फिल इन द ब्लैंक्स ही देंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द टू टेस्ट कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट डोमेन, सेम कंटेंट से दे रहे हैं, कहीं और से नहीं कि एक को कहीं किसी और बुक से दे दिया, एक को किसी और सिलेबस से दे दिया, ऐसा नहीं होगा। Second, it evaluates different question and question sets that seek to access the same construct. Different question है, different question construct है, लेकिन that seek to access the same construct. Same construct हम ले रहे हैं different questions के साथ। Same constructs यहाँ पे क्या कहा गया है, मान लीजिए आपकी जो स्किल्स यूज हो रही हैं या आप जो चाह रहे हैं बच्चों से निकलवाना वो उसमें सेम रहेगा, जो उसका मेन आपका आइडिया है एग्जाम लेने का वो आपका सेम रहेगा। ओनली थिंग क्वेश्चंस डिफरेंट रहेंगे लेकिन सेम ग्रुप के ऊपर वो अप्लाई किए जाएंगे। It can be done in combination with other method like split half method with the same construct and on the same group of people. बाकी किसी और मेथड के साथ भी इसको क्लब करके किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जब स्प्लिट हाफ मेथड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे क्लब किया जा सकता है। Different version of an assessment tool is applied on the same group of individual. अलग अलग वर्जन के टेस्ट हम सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करते हैं। 30 स्टूडेंट्स हैं, हर एक को अलग अलग सेट मिल रहा है हर बार, मतलब साइंस के एग्जाम में कुछ और, मैथ के एग्जाम में कुछ और। बोथ वर्जन ऑफ असेसमेंट टूल इज अप्लाइड टू सेम ग्रुप ऑफ पीपल। दोनों ही वर्जन्स सेम ग्रुप ऑफ पीपल में लगा रहे हैं हम, एंड इट इज वाइडली यूज, और ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 2 टाइप्स कवर किए हैं, एक तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड सेकंड इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। बाकी 4 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।